हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहिनी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब विलय की प्रकृति का एकीकरण हो तो ऐसी स्थिति में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, किस प्रकार से जनरल एंट्रीज पास की जाती है। तो एकीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो विलय की प्रकृति का और दूसरा क्रय की प्रकृति का। तो जब विलय की प्रकृति का एकीकरण होता है तो विक्रेता कंपनी यानी कि जिन कंपनियों का एकीकरण में समापन हुआ है उन कंपनियों की सभी संपत्तियां और दायित्व जैसी हैं वैसी की वैसी यानी कि एज इट इज जाके नई कंपनी में मिल जाती हैं, विलय हो जाती हैं। और जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो तो ऐसी स्थिति में जो क्रेता कंपनी है यानी कि जो कंपनी नहीं स्थापित हुई है एकीकरण के फलस्वरूप वो कंपनी अपने हिसाब से संपत्तियों और दायित्वों का क्रय करती है। जो संपत्तियां क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदी जाती उन संपत्तियों को विक्रेता कंपनी बेचता है और जिन दायित्वों को क्रेता कंपनी द्वारा नहीं लिए जाते उन दायित्वों का भुगतान भी विक्रेता कंपनी द्वारा किया जाता है। तो पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती है। बात करेंगे कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती है। कल की क्लास में हमने विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में की जाने वाली एंट्रीज के बारे में पढ़ा था। तो विक्रेता कंपनी को अपने संपत्तियों और दायित्वों के खाते बंद करने होते हैं और अंशधारियों का पैसा उनके खाते में ट्रांसफर करके उनको क्रय प्रतिफल का भुगतान करना होता है। और इसके संबंध में हमने एंट्रीज पढ़ी थी कि किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन क्रेता कंपनी यानी कि जो कंपनी नई स्थापित हुई है एकीकरण के फलस्वरूप तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से लेखांकन किया जाएगा जब विलय की प्रकृति का एकीकरण होता है। तो पहली एंट्री की जाएगी जब क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्व का क्रय करेगा। तो जब क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की यानी कि जिन कंपनियों का समापन हो गया है एकीकरण में उन कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों का जब क्रय किया जाता है तो उसके संबंध में क्या एंट्री की जाएगी। तो सभी संपत्तियों को डेबिट किया जाएगा पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो संपत्तियां एकीकरण के फलस्वरूप क्रेता कंपनी द्वारा खरीदी गई हैं उन सभी संपत्तियों के खातों को डेबिट किया जाएगा, उन संपत्तियों का नाम लिखकर। और जो लायबिलिटीज है पर्टिकुलर लायबिलिटीज जिन दायित्वों को एकीकरण के दौरान खरीदा गया है। विलय की प्रकृति में तो विक्रेता कंपनी के सभी दायित्व क्रेता कंपनी के बन जाते हैं, इसलिए सभी दायित्वों को क्रेडिट किया जाएगा। दायित्वों के अलावा अगर कोई प्रोविजंस है उनको भी क्रेडिट करके पुस्तकों में लाया जाएगा। विक्रेता कंपनी की पुस्तकों से क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लाया जाएगा क्रेडिट करके। जो रिजर्व्स है
उनको भी क्रेडिट करके पुस्तकों में लाया जाएगा। सभी रिजर्व्स का नाम लिखा जाएगा और उनको क्रेडिट किया जाएगा। और अगर कोई सरप्लस है, सरप्लस यानी कि लाभ हानि खाते का जो क्रेडिट शेष है, यानी कि जो लाभ की राशि है, वो भी क्रेडिट करके क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लाई जाएगी। संपत्तियों और दायित्वों और संचयों, इन सबको पुस्तक मूल्यों पर दिखाया जाएगा। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां, दायित्व और संचय पुस्तक मूल्यों पर क्रेता कंपनी को हस्तांतरित की जाती है। तो जो विक्रेता कंपनी की बुक्स में जो वैल्यू दिखाई हुई थी इन संपत्तियों और दायित्वों की, उसी से इनको क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाया जाएगा। और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर ही विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्रय प्रतिफल विक्रेता कंपनी के समापक को चुकाया जाएगा। जब कंपनी का समापन होता है तो एक समापक, कंपनी का समापन करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो उस समापक को क्रय प्रतिफल की राशि चुकाई जाएगी। तो क्रय प्रतिफल की राशि देय होने पर उस समापक के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट, तो जो विक्रेता कंपनी है उसका जो लिक्विडेटर है उसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा। अगर क्रय प्रतिफल की राशि, जो राशि चुकाई जा रही है एकीकरण के फलस्वरूप, और संपत्तियों और दायित्वों और संचयों का जो अंतर है, यानी कि जो संपत्तियों का जो पुस्तक मूल्य है, संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का जो योग है, और दायित्वों, संचयों और जो आयोजन है उनके पुस्तक मूल्यों का जो योग है, उनके पुस्तक मूल्यों का जो योग है टोटल, इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर ही क्रय प्रतिफल माना जाता है। लेकिन अगर क्रय प्रतिफल की राशि इनके अंतर से अगर कम या अधिक हो तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो संचयों में किया जाता है। कमी या अधिक का जो एडजस्टमेंट है, जो समायोजन है, वो संचयों के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कि जो देय राशि है क्रय प्रतिफल की, वो राशि अगर ज्यादा हो तो संचयों को कम कर दिया जाएगा। अगर देय राशि एकीकरण के फलस्वरूप जो क्रय प्रतिफल की देय राशि है वो अगर इनके अंतर से ज्यादा है तो फिर संचयों को कम कर दिया जाएगा, और अगर कम है तो संचयों की राशि उतनी राशि से, अंतर की राशि से बढ़ा दी जाएगी। तो इनका जो अंतर है, संपत्तियों का योग, संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग और दायित्वों के पुस्तक मूल्यों का योग, इनका जो अंतर है वही क्रय प्रतिफल माना जाता है। लेकिन अगर क्रय प्रतिफल की राशि इनके अंतर से अगर कम या ज्यादा है तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो हम रिजर्व से, संचयों के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से संपत्ति और दायित्व को खरीदने की ये पुष्टि की जाएगी और क्रय प्रतिफल देय होने पर लिक्विडेटर समापक के खाते को जो है क्रेडिट किया जाएगा। और फिर जब क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा तो क्रय प्रतिफल के भुगतान क्रेता कंपनी द्वारा लिक्विडेटर के खाते को डेबिट किया जाएगा। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर दिया जाएगा और क्रय प्रतिफल के रूप में जो भुगतान किया गया है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल का भुगतान केवल समता अंशों में ही किया जा सकता है, लेकिन अगर समता अंशों के टुकड़े हो जाते हैं तो उन टुकड़ों का भुगतान फिर नगद में किया जा सकता है। तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर अकाउंट डेबिट, और जब लिक्विडेटर को पेमेंट किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। अगर क्रय प्रतिफल के रूप में समतांश पूंजी दी गई है तो क्रेडिट किया जाएगा समतांश पूंजी को, और अगर समतांश पूंजी को प्रीमियम पर निर्भर किया गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यानी जो क्रय प्रतिफल चुकाया गया है क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के हितधारकों को, तो वो क्रय प्रतिफल अगर समतांश में दिया गया है और उन समतांशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट किया जाएगा। क्रय प्रतिफल का निर्धारण करते समय अगर अंशों के टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़ों में अगर अंशों की संख्या आ रही है तो उन टुकड़ों के बदले नगद राशि का भुगतान किया जाएगा। उस नगद
संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने के संबंध में ये एंट्री की जाएगी और फिर क्रय प्रतिफल के भुगतान के संबंध में दूसरी एंट्री की जाएगी। और क्रय प्रतिफल का भुगतान विलय की प्रकृति के एकीकरण में हमेशा अंशों में ही किया जाता है, लेकिन अगर क्रय प्रतिफल की गणना करते समय अंशों की संख्या टुकड़ों में आती है तो उन टुकड़ों के बदले नगद राशि दी जा सकती है क्रय प्रतिफल। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।